जब मैंने एयर मार्शल साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हमें बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन करनी है, तब बात यह हो रही थी कि ईरान को यूएस ने धमकी दी थी। बात यह हो रही थी कि ईरान के अंदर रिवोल्ट हो रहा है या जो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले 2 साल 2.5 साल पहले हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था। बट ईरान की बात करते, यूएस की थ्रेट की बात करते, ईरान ने जो वापस रिस्पॉन्ड किया है उसकी बात करते, उससे पहले एक्चुअल यूएस वॉर हैज स्टार्टेड इन वेनेजुएला। यूएस की पूरी सोशल मीडिया आपको भरा होगा, मीडिया भी शुरू हो गया, किस तरह इमेजरी आ रही है जहां पे यूएस के हेलीकॉप्टर्स, यूएस के ड्रोन्स, यूएस के प्लेन्स वेनेजुएलन कैपिटल को बॉम्ब कर रहे हैं। तो यूएस जो बात कर रहा था एरा ऑफ पीस की, अब वो क्लियर कट यूक्रेन हो या ईरान हो या वेनेजुएला में एक्टिव हो, वो एक एरा ऑफ वॉर की तरफ जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एयर मार्शल संजीव कपूर जी आज से 2-3 महीने पहले भी ये बता रहे थे कि किस तरह वेनेजुएला में यूएस एक्शन कर सकता है। उन्होंने पूरा बताया कि यूएस का जो बिजनेस है वो किस तरह चल रहा है। तो मैं सीधा ही उनसे बात करता हूं कि बिहाइंड द सीन्स ये क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों एकदम से इतना एक्टिव हो गया, ईरान का भी ऑयल है, वेनेजुएला का भी ऑयल है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट है। तो सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू इश्करन, नाइस टू बी बैक विद यू। सर, मैं आपका सुन ही रहा था, मैं ईरान के बारे में हमने डिसाइड किया था बात करेंगे, बट यूएस ने एकदम से वेनेजुएला पे भी कर दिया, तो हम दोनों बात कर लेते हैं। सर, आप पहले भी कह रहे थे कि यूएस ने जब से ही वेनेजुएला को एक टारगेट बना लिया है और कुछ एक्शन कर सकता है। व्हाई वर यू फीलिंग दैट सर? और आपकी फीलिंग आज सच भी साबित होगी। सी, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, अक्टूबर आई कवर्ड ए प्रोग्राम, नवंबर इफ योर व्यूअर्स कैन मेरी ट्वीट्स देख सकते हैं। तो मैं नवंबर अर्ली से 2-3 नवंबर से मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इन अ फ्यू मंथ्स द अमेरिकन्स विल अटैक वेनेजुएला। और इसके कारण बहुत हैं। ये एक जो डीप स्टेट की जो वर्किंग है, ये आपके व्यूअर्स को समझनी पड़ेगी। बांग्लादेश में उन्होंने ग्रामीण बैंक के हेड को नोबेल प्राइज दिया, उसको अपने यहाँ पे रख लिया। मलाला यूसुफ को नोबेल प्राइज दिया, उसको यूके में सेटल कर दिया। तो ये ऐसे एक किसी लीडर को प्रोपेल करते हैं अपने देश में। अब उन्होंने जो बांग्लादेशी खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक अहमद, उनको 17 साल वहां रखा, उनको वहां भेज दिया है। तो 3 दिन पहले बांग्लादेश पहुंचे हैं, उनकी मदर का निधन हुआ है। और कल जयशंकर जी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो उनके फ्यूनरल में गए और प्रधानमंत्री मोदी का लेटर उनको दिया। तो ये जो प्रोपेल करते हैं, जैसे ही लास्ट ईयर नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर को दिया गया, तो आई प्रिडिक्टेड के इट्स ए प्लॉट ऑफ अ रिजीम चेंज इन वेनेजुएला। अगर आप ब्रॉडली देखें, जिस जिस देश में ऑयल है उस देश में अमेरिका का इंटरेस्ट है, एंड ऑल द ग्लोबल ऑयल इज ट्रेडेड इन यूएस डॉलर्स। तो ऑयल किसी का भी हो वो बिकेगा यूएस डॉलर्स में। तो ये उनकी मोनोपोली है। एंड इसमें चाहे वो इराक हो, चाहे वो लीबिया हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी गद्दाफी के उसमें, बट उन्होंने रिजीम चेंज कर दी। सद्दाम हुसैन के नीचे फर्स्ट क्लास इराक चल रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो ईरान में इश्यू चल रहे हैं, आपके व्यूअर्स के लिए, जो हमने कल डिसाइड किया था, इस पे बात करेंगे। आई पुट इट इन पर्सपेक्टिव। 28 दिसंबर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं ईरान में, ये लेटेस्ट वाले 28 दिसंबर, आज से 7 दिन पहले। उसका कारण ये है कि वहां एक ग्रैंड बाजार है तेहरान में, वहां पे कुछ शॉपकीपर्स और लोगों ने मतलब आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन वो एक मूवमेंट स्टार्ट की, वहां पे शॉप्स बंद करा दी गुस्से में। उसका कारण ये है कि एक यूएस डॉलर 1.4 मिलियन रियाल का हो गया। मतलब 14 लाख लोकल रियाल इज 1 यूएस डॉलर, विद इन्फ्लेशन एज हाई एज 42%। असेंशियल कमोडिटीज के रेट 70% बढ़ गया। तो जो कॉमन आदमी है वो उधार पे अपना बिजनेस चलाता है, बट जब तक वो प्राइस इतने बढ़ जाते हैं, उसकी सेल्स बढ़ जाती है, कम हो जाती है, इज नॉट एबल टू रीपे। कॉमन इंसान है। तो ये धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम तेहरान एंड देन स्टार्टेड मूविंग टू अदर सिटीज ऑफ तबरीज, मशाद, जाहिदान, कमरान, एंड वहां से बढ़ते बढ़ते रूरल एरियाज में चला गया। अब क्या हो गया है कि इसमें एंटी रिजीम प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया। मींस एक तो ये इन्फ्लेशन से स्टार्ट हुआ, दूसरा वो तंग आ चुके हैं मुल्लाओं से। तो अब इसमें आपके व्यूअर्स के लिए एक और चीज बताता हूं कि जून 2025 में जब
इजराइल और यूएस ने अटैक किया ईरान पे और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उस पे रिएक्टर्स पे बॉम्ब किया, उस टाइम एक अटकलें लगाई जा रही थी कि रिजीम चेंज होगी, मतलब इट इज वेरी इजी के लोगों को अपराइजिंग कर देंगे और कर देंगे, बट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल एंड यूएस टू हैव अ रिजीम चेंज बिकॉज इट विल लीव अ वैक्यूम, और वो जो वैक्यूम है दैट इज फिल्ड इन बाई ISIS एंड जो रेडिकल लोग रहते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड। तो इस रीजन में जितने मिलिटेंट्स हैं दे विल फाइंड, क्योंकि उस टाइम पे एक वैक्यूम होता है और ये लोग फील कर लेते हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट। दिस वी आर सीइंग इन सीरिया नाउ। सीरिया में एग्जैक्टली यही हुआ है, मतलब रिजीम चेंज हुई है, बशर अल असद को मूव किया है एंड ये वाली लोग अंदर आ गए। तो सिमिलर थिंग वाज फियर्ड, बट हुआ यूं, अभी आज ही मैं सुबह देख रहा था कि वहां पर्शियन बोली जाती है ईरान में, एंड पीपल हु आर मैनेजिंग इन प्लेन क्लोथ्स आर स्पीकिंग अरेबिक। सो व्हेन आई रेड फर्दर, दे आर दोस पीपल जो हमास, हिजबुल्ला और इनके इराक के शियाज। तो ईरान ने इनको कंट्रोल करने के लिए जो अपराइजिंग है, अपने बंदों को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया है कि हम यूनिफॉर्म वाले लोग आपने नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे अगेंस्ट वो चल रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। तो ये जो आपने बोला था बुर्का वाला जो है, महासा अमीनी का एक प्रोटेस्ट हुआ था, उनको हिजाब के कारण शी गॉट किल्ड इन 23 में प्रोटेस्ट चले, तो उसमें करीब 8 से 10 लोग मर गए, नेशन वाइड वो था, प्रोटेस्ट था। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इज कमिंग, बट इसको कहीं ना कहीं इन्होंने दबा दिया है। एक खुल के ना वेस्टर्न मीडिया कवर कर रहा है इसको, ना हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है, but situation what I'm reading and seeing is not very bright in Iran at the moment. सर दो And coming चीजें to a आती हैं specific इससे। question of Venezuela, ये सर वेनेजुएला से पहले एक मैं ईरान पे एक सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि वेनेजुएला पे आएंगे, क्योंकि ये तो हो गया, क्योंकि ट्रम्प जब आया था तो वो कहता हुआ आया था कि मैं कोई वॉर नहीं करूंगा, मैं कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करूंगा। ओबामा ने बहुत बॉम्बिंग कर दी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सीरिया हो, इराक हो, जो भी हो, और मैं एक नो वॉर जोन में जाऊंगा। तो वो अपनी डॉक्ट्रिन के आया था, बट वो ऑब्वियसली चेंज हो रही शुरू हो गई। इनफैक्ट वो तो कहता था मैं वॉर से विड्रॉ करवा दूंगा, यूक्रेन से भी पीस कर दूंगा, सीज फायर कर दूंगा। बट ईरान पे सर मैं पहले आना चाहता हूँ, फिर वेनेजुएला पे मैं थोड़ा जाऊंगा। ईरान के अंदर आपको, जैसे इराक जब टूटा तो ये जिहादी फोर्सेस ने टेक ओवर कर लिया, सीरिया के अंदर भी जिहादी फोर्सेस ही है। तो यूएस जो ये कर रहा है या इजराइल कर रहा है, ईरान में आप इनका गेम क्या देख रहे हैं? क्योंकि दो व्यूज चल रहे हैं। एक ये चलता है कि जब ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि मैं ईरान के ऊपर एक्शन लूंगा अगर ईरान प्रोटेस्टर्स पे एक्शन लेता है, तो एक तरह से वो ईरान को ऑफिशियल डिफेंस दे रहा है कि भैया ये तो सारे प्रोटेस्ट यूएस लेड हैं। किसी भी देश को, रूलिंग पार्टी को कंट्रोल करने के लिए पेट्रियोटिज्म जगाना या फॉरेन इंटरफेरेंस करना, यूजुअली इट्स अ थिंग जिससे 90-80% ऑफ देश तो आपके पीछे आके जुड़ जाता है, जो पेट्रियोटिक होता है कि यूएस क्यों आ रहा है भैया हमारे देश के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ट्रंप का जो ट्वीट है, ये डबल गेम है। किस तरह देखते हैं जब वो ओपनली थ्रेटन कर रहा है ईरान को, और ईरान ने जवाब दिया कि अगर यूएस इंटरफेयर करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इन नटशेल बेसिकली वो ये कह रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया, मेरी समझ से दिस वाज ए ग्रॉस मिसकैलकुलेशन। उन्होंने जब अटैक किया थिंकिंग के दे विल कैच देम ऑफ गार्ड, एंड दे नेवर एक्सपेक्टेड कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतनी लंबी चलेगी। बट हुआ यूं, इस पूरी गेम में इट बिगैन एज ए हमास इजराइल रिटेलिएशन बाय इजराइलीज। बट इजराइल ने क्या किया, उसकी जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस इज द हेड एंड इसके टेंटिकल्स हैं। तो जो टेंटिकल्स हैं देवर हमास, हिजबुल्ला, हुतीज और ISIS ग्रुप जितने भी हैं, बट उसका जो हेड है दैट वाज ईरान। सो दे टारगेटेड द हेड एंड वीकेंड इट। Never ever has Iran's military might have been weakened as much as that was done last year June. तो उनके सारे एयर डिफेंस रडार्स, उनके एयरक्राफ्ट, उनके बॉम्ब डम्प्स, उनके न्यूक्लियर साइट्स, उनके स्टोरेज, वो सारे बहुत हद तक उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। जियोपॉलिटिक्स एक बड़ी फनी चीज है, मतलब इजराइल से करीब 70-80 जहाज निकलते हैं, दे ओवरफ्लाई Saudi Arabia, they overfly Iraq, and they come and attack Iran, and they go back. तो इनकी रजामंदी है, तभी तो उनके देशों से ऊपर से जाते हैं।
तो जियोपॉलिटिक्स, बट फोरम में, ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें इजरायली हेजीमनी पसंद नहीं है। तो एक तो ये डबल गेम हो गई। अमेरिका भी यही गेम खेलता है। अमेरिका को बेसिकली चोक करना है ईरान को, और वो बहुत हद तक कामयाब हो गया लास्ट ईयर। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। ईरान वाज सेलिंग इट्स ऑयल टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिस्पाइट सैंक्शंस। उसमें इंडिया भी बहुत हद तक ईरान से ऑयल खरीद रहा था, बट अब यूएस ने सितंबर अक्टूबर से धमकी देनी स्टार्ट की है कि हमारी उसके बाद वो नहीं लगेगा तो एम्बार्गोज लगेंगी, ट्रेड ब्लॉकेड होगा, टैरिफ्स लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे। तो भारत ने भी ईरान से ऑयल इंपोर्ट्स कम कर दिए। बहुत कंट्रीज ने ऑयल इंपोर्ट ईरान से बहुत हद तक कम कर दिया। उनका जो रेवेन्यू आता है ईरान का, वो बंद हो गया, काफी हद तक बंद हो गया। इसीलिए वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसीलिए वहां पे अनरेस्ट, क्योंकि उनको इनफ्लो नहीं आ रहा पैसे का, और जो मिलिट्री माइट है वो भी काफी हद तक वीक हो गई है। बट दे डू नॉट वांट इजराइल एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो फिर पोलराइज कर देगी कॉमन जनता को। एक्सटर्नल एनिमी, आसिम मुनीर ने भी यही किया, अपनी कमियां छुपाने के लिए अपनी जनता को ये एक्सटर्नल थ्रेट से गैलोनाइज करते हैं। तो वो ईरानियन नहीं चाहते हैं कि इजराइल और यूएस मतलब इंटरफेयर करें, और जैसे वो करेंगे ये अपनी जनता को बोलेंगे देखो ये फिर आगे अब हम यहाँ अटैक करेंगे, जैसे वो धमकियां दे रहे हैं। तो इसलिए मेरी समझ से इजराइल और यूएस भी डायरेक्टली इस बार इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं ईरान की इंटरनल प्रॉब्लम्स में। वो जानते हैं कि वीक है, वो जानते हैं कि उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। एंड जैसा बलूचिस्तान में हो रहा है, जैसा अभी ईरान में हो रहा है, वन मिलिशिया को दूसरे मिलिशिया से लड़ा रहे हैं। तो अब आसिम मुनीर जब बलूचिस्तान की सिचुएशन नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसने आईएसआईएस और जो खुरसान वाली जो इनकी जो एजेंसीज हैं और अलकायदा के जो ऑफशूट्स हैं, उनको लाके बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ भिड़ा दिया। तो ही डज नॉट वांट हिज सोल्जर्स टू गेट किल्ड। ऐसे अब ईरान में हो रहा है। अब वो जो अपराइजिंग है उसको दबाने के लिए दे हैव गॉट हमास एंड हिजबुल्लाह पीपल, और बोला कि वो प्लेन क्लोज में, अब बोला इनको आप दबाइए। तो व्हेन यू नो people in civil dress start controlling things without the official machinery coming into play, you can't blame them also. तो एक नया तरह का सिस्टम है, और अमेरिका काफी हद तक उसको स्ट्रैंगल कर रहा है ईरान को। एंड उनसे ये, अगर आप और जियोपॉलिटिक्स अभी देखें, एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। someday you can cover the program, I'll cover why हॉर्न ऑफ अफ्रीका has become so powerful. वहां पे एक देश है सोमालिया। सोमालिया में दो भाग हैं, नॉर्थ और साउथ। सडनली द यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इज रिड्यूसिंग, द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इज रिड्यूसिंग, एंड ये जो जगह भर रही है, ये भर रही है सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल से। सोमाली लैंड एक ऐसा देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, साउथ ऑफ सोमालिया को सोमालिया लैंड उन्होंने नाम दिया है, और उसको तुरंत से इजराइल ने रिकॉग्नाइज कर दिया। बेसिकली ये जो रेड सी का जो चोक पॉइंट है, जहां से दुनिया का ऑयल जाता है, ईरान का ऑयल सब वहीं से जाता है, उस पे वो होल्ड चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका कब्जा हो इस सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, जहां से पूरा ट्रेड एंड मेनली ऑयल निकलता है। एंड ईरान को भी दबाने का अमेरिका का यही मकसद है कि दे कैन कंट्रोल द ऑयल फ्लो। वो अपनी मर्जी से चाहें कि उनका वेनेजुएला का भी यही मतलब है कि वेनेजुएला के पास ऑयल है, ये ऑयल और ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो रशिया से और चाइना से वेनेजुएला बहुत दूर पड़ता है। तो उनकी जो सपोर्ट की उम्मीद है, ईरान इज स्टिल क्लोजर टू रशिया एंड चाइना, बट वेनेजुएला इज नॉट। तो ये जानते हुए भी अमेरिका अब उस पर प्रेशर डाल रहा है वेनेजुएला पे, और जिनको ऑपोजिशन लीडर को नोबेल प्राइज मिला है, उनका ये है कि उनको रिजीम चेंज के बाद उनको बिठा दिया जाए, एंड देन दे कैन कॉल द शॉट्स इन वेनेजुएला। ये मेरी समझ है सर। नहीं, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक साथ ही दोनों जगह आपने एक ऑयल का मेंशन किया। मैं थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आना चाहता हूं ईरान के, क्योंकि इंडिया ईरान से ऑयल लेता रहा है। अब अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज होता है, तो कहा जाता है 65 वॉर एंड 71 वॉर, जब शाह का टाइम था तो ईरान वाज एक्टिंग एंटी इंडिया, क्योंकि यूएस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ईरान पूरा ऑपरेट करता था। अब अगर रिजीम चेंज होता है तो वहां पे यूएस में शाह को ही बताया जा रहा है उठाएंगे,
तो वो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दूसरा, रिजीम चेंज नहीं होता और अगर सिर्फ ये स्कैटर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टेक ओवर करती हैं, तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया की सिक्योरिटी पे, नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज ऑयल सिक्योरिटी, विच इज ऑल्सो इंट्रिंसिक। तो उसका आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या, गेम यूएस की है, बट अगर तेल नहीं आएगा तो इंडिया पे, क्योंकि रशिया से भी सैंक्शंस बोलता है तेल मत लो, ईरान से भी मत लो, वेनेजुएला से भी, अभी वेनेजुएला पे आते हैं, वो भी तेल देने की हालत में नहीं रहेगा अगर जिस तरह बम्बार्डमेंट चल रही है वहां पे। तो व्हाट हैपेंस टू इंडिया सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सर? सी इट इज ऑल पेट्रो डॉलर्स। जितना हम गल्फ कंट्री से ऑयल खरीदते हैं उसकी पेमेंट यूएस डॉलर में की जाती है, बट भारत ने रशिया से और ईरान से लोकल करेंसीज में ऑयल खरीदने के लिए बात की थी, जो कि ब्रिक्स समिट में ऐसा एग्री किया था कि इंटर ब्रिक्स में जो भी ट्रेड होगा वो लोकल करेंसीज में हो सकता है। ये सबसे सोर पॉइंट था अमेरिका के लिए। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिक्स सक्सीड हो, वो ये नहीं चाहते थे कि लोकल करेंसीज में, अगर आपको ध्यान हो तो एक लोकल ब्रिक्स की करेंसी का नोट भी दिखाया गया था इन्वांसत समिट में कि इस तरह से तो ये नोट 5 देशों में चलेगा। बट उसको लेके भी, तो मेरी जो समझ है, साउथ अफ्रीका को ऑलरेडी इन्होंने G20 से आउट कर दिया अमेरिका ने। साउथ अफ्रीका को भी इतना दबा दिया है कि वो अभी जियो पॉलिटिकल, और उनके प्रेसिडेंट वहां गए थे यूएस, उनको भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया। तो धीरे धीरे मेरी समझ से G20 ब्रिक्स को खत्म किया जा रहा है। अब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन भारत पे क्या आएगा? भारत को ऑयल इंपोर्ट बहुत महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। जो चीज हम रुपी में या रियाल में या रूबल में ट्रेड कर रहे थे अभी तक, उसको हमें यूएस डॉलर में, रुपी ऑलरेडी डिप्रिशिएट हो चुका है। अभी आई थिंक सो 91 टच किया था टू 1 यूएस डॉलर टू इंडियन रुपी, एट टच 191 a few days ago, I 90, don't know 91 आजकल सर, क्या। हाँ वो अप डाउन कर रहा है 89 और 91 के बीच हाँ में। हाँ, हाँ, अगर आप देखें तो 85 से जो 91 की स्लाइड है वो बहुत जल्दी आई है। 85 86 से 91 की, तो कहीं ना कहीं आई वाज रीडिंग कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पम्प्ड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू स्टेबलाइज रूपी, बट येट, तो इट मींस ये जो हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे, या वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर्स आल्सो, ये सारी जो पेमेंट्स हैं ये यूएस डॉलर में की जाएंगी, उससे यूएस का फायदा है। और वो यही चाहते हैं कि हमारी करेंसी में दुनिया ट्रेड करे, हमारी करेंसी में डील करे। तो भारत अब ऑयल जो इंपोर्ट करेगा वो मेनली अब मिडिल ईस्ट से आना स्टार्ट होगा, या जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं उधर से भी यूएस डॉलर में आता है, चाहे वो लीबिया से हो ऑयल, या अल्जीरिया से कहीं से ऑयल आते हैं। तो ये अब वेनेजुएला पे जो इन्होंने लगाम कसनी स्टार्ट की है, ये ऑयल का कंट्रोल लेंगे वहां से भी, और उसको भी अपनी जकड़ में लेंगे। तो ऑलरेडी दे हैव ग्रिप ओवर मिडिल ईस्ट, Kuwait after Gulf War, Iraq after the occupation, Iran they are weakening, Saudi they are already in collaboration. तो जो ऑयल के प्राइसेस हैं दे मैनिपुलेट थ्रू ओपेक, एंड दैट इज हाउ दे आर, यू पर नो। वही, अगर अब, क्योंकि ये इंडिया की ऑयल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा वो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ईरान में पेट्रोल बेच नहीं पा रहे इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। भारत के लिए अगर पेट्रोल महंगा खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एंड जो भी इंडिपेंडेंट देश थे, थोड़े बहुत भी यूएस के इन्फ्लुएंस के बाहर, ईरान, रशिया, वेनेजुएला, क्योंकि मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, वो तो सारा अमेरिकन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहां पे उनकी मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, वहां पे मोनार्की सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री। तो वो तो वैसे ही, तो फिर बेसिकली यूएस हेजेमनी ईरान, वेनेजुएला से इतनी हो जाएगी। बट डू यू सी रशिया जो ईरान के साथ है सर, उसका कुछ रोल देखते हो क्या? कैन इट काउंटर बैलेंस इट? कैन इट स्टॉप इट? इज इट इन अ पोजीशन? बिकॉज रशिया हिस्टोरिकली फ्रॉम बीइंग अ मिलिट्री पावर, फिर यूएसएसआर टूटा, जो भी सब कुछ हुआ, आज की स्थिति सर क्या है? कैन रशिया काउंटर बैलेंस इट? अदरवाइज ये जो इंडिया की प्रॉब्लम, वही चाइना की प्रॉब्लम भी होगी, वही रशिया की प्रॉब्लम भी होगी। तो इन अ सेंस यूएस के एक साथ 3 लेयर का मुझे तो इम्पैक्ट दिख रहा है अगर ये गेम पुल ऑफ कर देती है यूएस। सी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, एंड आई स्पोक सम डेज अगो एट सम फोरम। मैंने उसमें ये कहा था कि 49% ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट is controlled by United States, and global unrest is a business. This is the coin which this thing I have coined. Global unrest is a business. 9 next countries after US put together, including Russia, India, China, Saudi Arabia,
पूरे की जो डिफेंस बजट है 9 कंट्रीज का मिला के भी यूएस के डिफेंस बजट जितना नहीं है। अब यूएस क्या करता है, अब आपने देखा परसों ही उन्होंने $15 बिलियन का आर्म्स ताइवान को बेच दिया। सो अब क्या है, चाइनीज एक्सरसाइज कर रहे हैं, डर रहे हैं ताइवानीज, जाएंगे किसके पास? अमेरिकन के पास। सो फिलीपींस वाले डर के किसके पास जाएंगे? अमेरिकन के पास जाएंगे। जापानीज डर के किसके पास जाएंगे? अमेरिकन के पास जाएंगे। ये यूक्रेन में वॉर चल रही है, उसने रशिया को, आपके आंसर को देते हुए, यूक्रेन वॉर ने रशिया को बांध दिया है। तो उन्होंने जो एक बड़ी पावर है उसको उलझा दिया। तो वो उस माइट से नहीं खड़ा हो पा रहा क्योंकि वो अपनी इंटरनल उसमें जूझ रहा है। एंड दिस वॉर इज एक्चुअली अ नेटोज वॉर विद रशिया थ्रू यूक्रेन। तो यूक्रेन हैज ऑलरेडी लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लैंड। उसका 20% लैंड ऑलरेडी जा चुका है, उसमें काफी हद तक नुकसान हो गया है। रशिया में भी काफी डैमेजेस हुए हैं। रशिया हैज नाउ अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर स्टार्टेड, जहां पे आप दूसरे देशों से लोगों को लेके अपने लिए लड़ा रहे हैं। सो नॉर्थ कोरियंस आर फाइटिंग, there are news of some other countries are also sending their troops to fight. And similarly प्रिजनर्स को भेज रहे हैं, प्रिजनर्स को भेज रहे हैं। बैटलफ्रंट पे भेज रहे हो आप दूर क्यों जा रहे हैं? ऑप्शन दूर में the Turkish soldiers got killed. The Turkish soldiers, serving soldiers, were operating drones for Pakistani armed forces who got killed in the strikes. खैर निकला नहीं वो बाहर। तो ये जो अलग सा माहौल है, पहले हर चीज डिमार्केटेड होती थी, ये इतना कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये नियम, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। नाउ इंटरनेट बैक टू 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी, जहां पे बैंड्स ऑफ मर्सनरीज के बारे में सुना जाता था, प्रोफेशनल सोल्जर्स मर्सनरीज हैं, पैसा दो आप फौज खड़ी कर लो। तो वो डिमार्केशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चल रही थी नेशंस के बीच में, वो कोलैप्स होकर दिख रही है सर। एंड सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून जो टर्म यूज होता था, अभी हुआ क्या है कि आफ्टर दिस चेंज, अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब से रशिया हैज पुल्ड आउट, मतलब यूएसएसआर पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान एंड तालिबान केम इन, तो 1989 में यूएसएसआर पुल्ड आउट ऑफ। अब ये जो ट्रेंड गुरिल्लास थे, अगर आप ग्लोबली देखें तो जो अनरेस्ट स्टार्ट हुआ है, मेजर अनरेस्ट ग्लोबली, टेररिज्म और ये सब 89 के बाद स्टार्ट हुआ। इवन कश्मीर प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर 89, क्योंकि तब तक दे वर ऑल बिजी फाइटिंग विद यूएसएसआर। अब यूएसएसआर हट गया, खत्म हो गया। 91 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। अब ये जो फ्री आर्म्स घूम रहे हैं, ट्रेंड मर्सनरी सोल्जर्स, अब उसको आप अलकायदा का नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, बट बेसिकली दे आर hardliner terrorists in some form or the other. They have now started to branch out globally. So you will find, you see from early 90s, bomb blasts, you see other things happening, and then you'll see these wars starting. चाहे वो हमारी गल्फ वॉर हो, गल्फ वॉर 1 हो, 2 हो, और उसके बाद से ये जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं या जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं, दे हैव फॉर्मिंग मर्सनरी। अब ये मर्सनरीज आर बीइंग हायर्ड by lot of, ये कहीं निकल के आता नहीं है, but for certain missions, they pick up people and they hire them with, and all in plain clothes. अब जो ईरान में हो रहा है आज, ये जो हमास और हिजबुल्लाह वाले घूम रहे हैं, they are in plain clothes, so they can always, the advantage है कि they can always deny. There is no accountability, there is no this thing. वो बोले हमें नहीं पता ये कौन है। तो अगर चीजें ठीक चल रही हैं तो ठीक चल रही हैं, अगर गलत हुई तो बोला हमें नहीं पता ये कौन है। तो इस तरह से आजकल चीजें चल रही हैं। सर मैं थोड़ा वेनेजुएला पे आना चाहता हूँ। आपने जो कहा अक्टूबर नवंबर में, आई विल रिक्वेस्ट ऑडियंसेस, आप जाके सर के चैनल पे भी देखिए, उस पे बहुत सारी आपको स्पेसिफिक शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी 7 मिनट्स 10 मिनट्स की, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह अगर समझना है, आप पिक एंड चूज भी कर सकते हैं उसके अंदर, और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम हर हफ्ते सर के साथ बैठ के बात करेंगे। सर जो अब वेनेजुएला पे आना चाहता हूँ, आपने कहा अक्टूबर नवंबर से जैसे ही नोबेल पीस प्राइज मिलता है, मतलब एक एसेट क्रिएट हो गया यूएस का। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात आई है जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि चाइनीज डेलीगेशन वेनेजुएला में उनके प्रेसिडेंट से मिलने आई हुई है जिस दिन यूएस डिसाइड करता है बॉम्ब करने का। तो वो डेलीगेशन वहां पे पूरी कल से तैयारी चल रही थी, बड़ी डेलीगेशन है, मैं आपको नाम भी बताता हूँ कौन कौन लोग आए हुए हैं। तो ये यूएस का ऐसे बड़े ऑपरेशन में, सर जब आप भी कमांड कर रहे थे, बड़े ऑपरेशंस के मल्टीपल लेयर सिग्नल्स होते हैं।
तो ये टाइमिंग को भी आप सिग्निफिकेंट देख रहे हैं कि जब चाइना वहां पे फुल प्रेजेंस में है तब यूएस ने बॉम्ब किया है वेनेजुएला के अंदर? से ये चल तो बहुत दिन से रहा था, ये करीब 3-4 महीने से रिजीम चेंज की बात चल रही है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि कब इसको एग्जीक्यूट करना है। ही गेम अपना सेकंड टर्म में अनाउंसिंग कि मैं ग्रीनलैंड भी ले लूंगा, मैं कनाडा को 51st स्टेट बना लूंगा, मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दूंगा, मैं साउथ अमेरिका में जितना एंटी अमेरिका चलता है उसको चेंज कर दूंगा, ये कम्युनिस्ट रूल है वेनेजुएला में, मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो ये सारी अब वो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में इस साल में, देयर आर मिड टर्म इलेक्शंस। सो कहीं ना कहीं इसको उस रूप में भी देखना पड़ेगा कि ही हैज टू प्ले टू हिज डोमेस्टिक ऑडियंस, कि जो मैंने वायदे किए थे, चाहे वो टैरिफ्स के रहे हों, चाहे वो ऑयल के रहे हों, चाहे अमेरिकन इक्विपमेंट की या अमेरिकन की जो मोनोपोली रही है दुनिया में उसको बढ़ाने की बात रही हो, तो इन सारे एक्शन से वो रहता है। ही दे एक्ट लाइक ए ग्लोबल पुलिसमैन, मतलब रूल्स बाकियों के लिए हैं, मेरे लिए कोई रूल नहीं है, तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं मैं अटैक कर सकता हूं, बट अगर आपको कुछ की भी दूसरे देश में आए तो आपको हमारे से सलाह करनी पड़ेगी। और जब भारत पाकिस्तान का 4 दिन का युद्ध हुआ, तो आपके व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने उस दिन भी कवर किया था कि परसेप्शन हैज नाउ बिकम अ वॉरफेयर। परसेप्शन जो है वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, एंड इट इज अ वेपन नाउ। क्या होता है कि अगर आप ग्लोबली देखें कुछ सालों से, चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे वो जॉर्ज फ्लॉयड हो, चाहे वो निज्जर हो खालिस्तानी, चाहे वो उस्मान हैदी हो बांग्लादेश का, कुछ भी हो, कोई भी, इनको पहले क्रिएट करते हैं। दे आर एक्चुअली एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंड रोग पीपल, जिनको मीडिया एंड ये प्रोपेल कर देता है। फिर व्हेन दे गेट किल्ड और गेट देम किल्ड, आई डोंट नो क्या है, बट उसके बाद ये एंगर जो पब्लिक का है उसको मोबिलाइज करते हैं। तो उनके फ्यूनरल में देखेंगे आप, हजारों लाखों की तादाद में लोग आएंगे। और वो जैसे जॉर्ज फ्लॉयड है, उसको जब डेथ हुई, जिसने पुट हिज नील मतलब नेक पे उसने अपना घुटना रखा और वो ब्लैक गॉट किल्ड, द होल अमेरिका गॉट मोबिलाइज्ड। उससे ये जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, अभी लाखों लोग बांग्लादेश में उस्मान हैदी, Osman Haidi had, plans to cut off India की 7 northeast states, take over parts of, cut off chicken neck, part of this thing. तो ये जो रेडिकल वाला जो कंसेप्ट होता है उसको प्रोपेल करने के लिए एक लीडर को क्रिएट करते हैं। फिर वो लीडर जब चला जाता है तो उसको मतलब डेमी गॉड की वो दे देते हैं। तो पीपल विदाउट हैविंग टू बी टोल्ड एनीथिंग आर ऑटोमेटिकली एक्सेप्टिंग दिस थॉट प्रोसेस। ये एक परसेप्शन है जो कि एक वेपन की तरह यूज किया जाता है इस माध्यम से। तो अभी क्या होगा मेरी समझ से, ये जो वेनेजुएला है इसमें भी अब वेस्ट है, तो जितना मीडिया है आपने देखा आफ्टर मल्टीपल एक्सप्लोजंस इन वेनेजुएलन कैपिटल कारकास शुरू हो गया है वहां पे, 7 एक्सप्लोजंस लोअर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो यूएस पूरा अपना फुल स्ट्रीम अहेड जा रहा है कैपिटल के ऊपर। अब उनको अपने F-35 बेचने हैं, F-22 बेचने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बेचने हैं, एयरक्राफ्ट का इक्विपमेंट बेचना है, आर्म्स एम्युनिशन बेचने हैं, रडार्स बेचने हैं, तो किसको बेचेंगे? तो ग्लोबल अनरेस्ट, आई ऑलवेज से एवरीवन, ग्लोबल अनरेस्ट इज अ बिजनेस। खुद ही मार्केट क्रिएट करो और खुद ही मार्केट को सप्लाई करो। भाई अगर एक को भी टेंशन होगी, किसी एक भी देश को टेंशन है, तो उसको वो जैसे ही आर्म्स लेगा दूसरे देश को भी लेना पड़ेगा। तो वो सर आइजनहावर की बड़ी फेमस स्टेटमेंट थी, यूएस इज अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मेरे ख्याल से वो ऑनेस्टली बोल गया था 50s में प्रेसिडेंट, ये जनरल भी था उससे पहले। तो ये वही चल रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। ताइवान को भी आप बोल रहे हो बेचेंगे, पाकिस्तान को भी बेचेंगे, सऊदी को भी बेचेंगे, ईरान को भी बेचेंगे, वेनेजुएला को भी बेचेंगे, और वो पूरा यूरोप को भी बेचेंगे, यूक्रेन को भी बेचेंगे। तो पूरा हर जगह बेचेंगे। हर आप इंडिया की नेबरहुड देखें, आई कवर्ड विद यू इन योर लास्ट प्रोग्राम, आप श्रीलंका देखें, आप म्यांमार देखें, आप नेपाल देखें, आप बांग्लादेश देखें, आप पाकिस्तान देखें, आप मालदीव, हर जगह में लास्ट फ्यू ईयर्स में रिजीम चेंज हुई। तो जितना अनरेस्ट रहेगा, जितना भारत की सारी नेबरहुड में रिजीम चेंज हुई, प्लान हमारे यहाँ भी है उनका, बट अब वो मतलब कितना सक्सीड करते हैं, कितना ये है, वो समय ही बताएगा। बट थॉट प्रोसेस ये है कि अनरेस्ट जितना रहेगा उनकी दुकान उतनी चलेगी।
and they thrive on, they don't want stability anywhere. They don't want. So we as common people, through your viewers, you must listen to the other version and then decide. ये वन साइडेड है, जैसे ऑप्शन दूर खत्म हुई तो पाकिस्तान ने इतने रफेल गिरा दी, तो यही न्यूज फॉक्स न्यूज भी दिखा रहा था, CNN भी दिखा रहा था, BBC भी दिखा रहा था, सारा वेस्ट का मीडिया भी दिखा रहा था, जर्मन न्यूज भी यही दिखा रहा था। सिंगापुर में CDS जब सिंगापुर गए तो यही क्वेश्चन पूछा। एंड अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखेंगे तो सारे टॉप मीडिया हाउसेस में चाइनीज इन्वेस्टमेंट, एंड ऑफ सिंदूर वाज द ओनली वॉर इन विच द फर्स्ट वॉर इन विच द चाइनीज वेपन्स वर यूज्ड। तो कहीं ना कहीं वो अपने वेपन्स की परफॉर्मेंस को लेके काफी हद तक वो थे, चिंतित थे। तो easiest है to deflect the narrative. So now it is narrative warfare. Everybody is asking the same question. But किसी भी जंग में it is never the losses which are counted. It is the outcome which is seen. Allied lost more troops in Second World War. In Arab-Israel War of 1973, that's called the Yom Kippur War, Israelis lost more aircraft than this thing. In this conflict now, the Americans lost a lot of Herons and aircrafts, but इसके बारे में कोई जिक्र नहीं आया. There were losses in Israel also. ना उनकी ऑपोजिशन उनको हाउंड कर रही है, ना वो कहीं स्टेज पे नो कंट्री. अब गलवान में the Chinese lost more soldiers in 2020 than India, but they never covered. They officially said 4 of our soldiers have died. India said 20. But has any Chinese authority got up and said that no country in the world after any conflict will accept how many losses have they had? This is a military rule everywhere. But just to say कि इंडिया शुड बताना चाहिए कि हमारे कितने लॉसेस हुए दुनिया को, जिससे कि पता नहीं आउटकम चेंज हो जाएगी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि इंडिया में मिलिट्री से थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल सिर्फ एक ब्रीफ बात बोलूंगा, क्योंकि आई वाज ऑन अ टीवी डिबेट, तो एक पॉलिटिकल पार्टी, क्या नाम करना, बोल पड़ा कि इतने प्लेन गए उतने प्लेन गए हैं. मैंने कहा भैया पहली बात तो ये है कि कौन सी वॉर के अंदर आपका इक्विपमेंट का डैमेज नहीं होता, एज लॉन्ग एज आर सोल्जर्स आर आर्म फोर्सेस का लॉस नहीं हो रहा, इंडिविजुअल्स का. वेपनरी तो बनी ही होती है यूज के लिए, वेपनरी अगर यूज होगी तो उसमें कुछ डैमेज होगा नहीं होगा. दूसरी आपकी इकोनॉमिक पावर क्या है, यूएस वर्ल्ड वॉर 2 से में इतने प्लेन्स बना रहा था कि जितने मर्जी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ रहा. प्लेन्स इज अ सिंबल, या कोई भी सर शिप इज अ मिसाइल, इज अ सिंबल ऑफ व्हाट इज योर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, व्हाट इज योर इकोनॉमिक पावर. एंड देन जैसे आप बोल रहे हैं कि आप उससे अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे. ये इक्विपमेंट काउंट कब से शुरू हो गया कि इतना इक्विपमेंट काउंट का क्या मीनिंग है? मतलब अगर आपने लैंड कैप्चर कर लिया और उसके लिए आपके 50 में बोलता हूँ प्लेन उड़ गए और आपने एक बांग्लादेश क्रिएट कर दिया या चिकन स्नैप को आज के कॉन्टेक्स्ट में ब्रॉड कर लिया, तो हाउ डज इक्विपमेंट लॉस बिकम इवन अ डिस्कशन का फैक्टर? अब हॉकी में अगर आपको बोलो कि मैंने आपके अगेंस्ट 2 गोल कर दिए, पूरी दुनिया को जाके बोलता रहा मैंने 2 गोल कर दिए, बट एंड में मैं मैच जीता कि हारा क्योंकि आपने 4 गोल कर दिए. ये वही नैरेटिव. आई पुट इट वेरी सिंपली फॉर यू. मैं सारी दुनिया को बोल रहा हूँ मैंने 2 गोल कर दिए, 2 गोल कर दिए, बट मैं मैच हार गया और बुरी तरह हारा, 7-2 से हारा. तो अब मैं सिर्फ अपने 2 गोल ही बताऊंगा, ये नहीं बोलूंगा कि मेरे अगेंस्ट तो उनके 17 जहाज गए, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे. तो ये मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, ये नैरेटिव है, ये नया वॉरफेयर है. वी मस्ट ऑल एक्सेप्ट, एंड यू आर इन मीडिया, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू मस्ट टेल पीपल के ये एक सोची साजी नहीं, बिकॉज सोशल मीडिया इज नाउ वेपनाइज्ड. लोगों की जो धारणा होती है, जो माइंड चेंज करने की एबिलिटी है, वो आजकल सोशल मीडिया से है. तो उसमें अंधाधुंध लोग छापते रहते हैं, अंधाधुंध ये जो एजेंसीज हैं वो अपना नैरेटिव पंप करते रहते हैं हर तरफ से. तो वही चीज अगर 7-8 हैंडल या 7-8 न्यूज एजेंसी, तो अगला आदमी कन्विंस हो जाता है कि हाँ यार सब लोग यही बात कर रहे हैं. बट ये नहीं मालूम कि उन 7-8 एजेंसीज के पीछे 1-2 पावर्स के हाथ हैं जिनका ये एजेंडा है कि इसको ऐसे करना है. तो सेम चीज हमने ऑयल को लेके देखी थी. आपने भी बोला कि जब हमारे CDC थे तो उनसे सवाल पूछा गया प्लेन्स का. यही चीज हमने देखी थी ऑयल को लेके, जहां भी फॉरेन मिनिस्टर जाते थे, जयशंकर जी, तो यही सवाल आता था कि आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हो, रशिया से तेल क्यों ले रहे हो. फिर उनकी फेमस क्लिप है दैट यूरोप बाइज इन 1 आफ्टरनून मोर देन वी बाय इन एन ईयर. उस समय हम 1% लेते थे या उससे कम लेते थे, फिर हमने भी. तो ये जो मैं उस समय भी कह रहा हूँ कि जब सारी मीडिया एक साथ अलग अलग देशों की अलग अलग लैंग्वेजेस की एक ही सवाल पूछे, तो मतलब कहीं टॉप से एक मेमो आया है कि ये आपने नैरेटिव बनाना है. आपने बिल्कुल सही उसको इसकर समराइज किया है
कि अगर सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो इट इज अ प्लॉटेड एजेंडा टू ड्राइव अ परसेप्शन व्हिच हैज नाउ बिकम अ वेपन एंड दिस इज वेपन दैट इज बीइंग फायर्ड अगेंस्ट दैट कंट्री और लोगों का मानसिक रूप से वो उसको ब्रेन वॉश करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। हमने थोड़ा ईरान और वेनेजुएला डिस्कस किया इस हफ्ते, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। आप देखिए अगले हफ्ते तक क्या वेनेजुएला में यूएस अपने ट्रूप्स भी भेजता है ऑन ग्राउंड, और उससे क्या इम्पैक्ट होता है, या रिजीम चेंज करता है। और एक और नोबेल पीस प्राइज विनर जैसे बांग्लादेश में देश का लीडर बना हुआ है, क्या वेनेजुएला में भी बनने वाली है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।